हाउ आर यू बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों, आज हम 10th क्लास से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देख सकते हैं। तो आज सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, और इसी टॉपिक को हम हायर क्लासेस में भी स्टडी करते हैं और इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे जितना हायर क्लासेस में जाएंगे। यहाँ ओम्स लॉ का बेसिक हम डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम के नाम से लिखा जाता है, जॉर्ज साइमन ओहम। अब हम वोल्टेज और करंट डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, सब जब हम पढ़ चुके हैं। तो ओम्स लॉ में हम वोल्टेज और करंट की रिलेशन को देखते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है, किस तरह से वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ओम्स ने इसको एक्सप्लेन किया। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential across the conductor, directly proportional to the potential across the conductor when all the physical condition remain same, when all the physical condition remain same. The most important point is this, when all the physical condition remain same, जब सभी फिजिकल कंडीशन सेम है तभी ओम्स लॉ वैलिड है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर कंडीशन वैलिड नहीं है, अगर आप कंडीशन ना लगाएं कि सभी कंडीशन सेम है, ये कंडीशन को आप भूल जाएं, तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि ओम्स लॉ तो स्टेटमेंट गलत डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यू आर परफॉर्मिंग ओम्स लॉ इन अ रूम हैविंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। आप एक रूम में ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहां का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। वहां आपने जो परफॉर्म किया, जो रीडिंग आपने नोट की, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू थी, वेरिफिकेशन जो थी, वो आपकी मान लेते हैं 5 आती है। फॉर एग्जांपल, वोल्टेज और करंट की जो रिलेशन थी, उस करंट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टर्म जो है उसकी वैल्यू 5 आती है आपके पास। और एक स्टूडेंट, जो दूसरा स्टूडेंट है, वो उसी एक्सपेरिमेंट को बाहर लेकर के जाता है कि मैं यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस में इसे परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं इसे 40 डिग्री सेल्सियस में परफॉर्म करूंगा। जब वो उसी एक्सपेरिमेंट को 40 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता है और वहां परफॉर्म करता है, तो वहां आप चेक करेंगे जो वैल्यूज थी 20 डिग्री सेल्सियस पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और 40 डिग्री पे वो वैल्यू सभी चेंज हो जाएंगी। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। कि आपने टेम्परेचर की कंडीशन चेंज की तो ओम्स लॉ जो है वो फेल हो गया। वहां पर कुछ और वैल्यू आती है रेजिस्टेंस की, यहाँ कुछ और वैल्यू आती है। तो ओम्स लॉ को डिफाइन करने के बाद उसको मैथमेटिकली अगर लिखें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो हेयर सम कांस्टेंट टर्म, वी यूज द टर्म R, हेयर R इज कॉल्ड, हेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। सो R इज इक्वल टू V बाई I, दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। R इज इक्वल टू V बाई I, दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब V बाई I की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, यू आर अप्लाइंग वोल्टेज 20 वोल्ट, देन करंट इज 5,
फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 वोल्ट अप्लाई किया और करंट की वैल्यू 5 आ रही है तो आप आर नोट कर पा रहे हैं कितना है, 4 है। आप जब वोल्टेज को 24 करेंगे तो करंट ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहे, 4 है। जब आप वोल्टेज को 28 करेंगे करंट ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा ताकि रेजिस्टेंस क्या है, 4 है। यही तो ओम्स लॉ है। हर बार रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, इनकी जो रेशियो है वो सेम आएगी, यही ओम्स लॉ है। इसी की बात कर रहे थे हम टेम्परेचर के लिए। आपने 20 डिग्री पे परफॉर्म किया तो आर की वैल्यू 4 आ रही थी। जब इसी एक्सपेरिमेंट को, उसी सेटअप को आप 40 डिग्री पर ले जाते हैं तो आप आर की वैल्यू जब चेक करें 20 डिग्री पे, आप देखेंगे यहां वैल्यू 6 आ रही है करंट की, तो यहां जो वैल्यू आएगी दैट इज 3.33। तो आप देखें कि आपने तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी वही लिया, सब चीजें वही है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, ओम्स लॉ फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है। फिर आप देखें कि आपने टेम्परेचर की जो कंडीशन थी वो चेंज कर दी है, और ओम्स ने पहले ही अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन में पहले ही बता दिया कि जब तक सभी फिजिकल कंडीशन सेम है तभी ओम्स लॉ वैलिड है, वरना नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था ओम्स लॉ। और अब हम डिस्कस करेंगे आर रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस को डिफाइन करने से पहले अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को ग्राफ पे ड्रॉ करें तो आपके पास इस तरह का ग्राफ होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास रहेगा V और I के बीच में। प्रैक्टिकली भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होता रहेगा और करंट उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल वोल्टेज आपने 10 वोल्ट लिया तो करंट है 2, वोल्टेज को जब आपने 20 किया तो करंट है 4, वोल्टेज को 30 किया तो करंट है दैट इज 6, 48। इस तरह से वोल्टेज और करंट इंक्रीज होते हैं। तो वोल्टेज और करंट की रिलेशन ओम्स लॉ, और आर यहां पर कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है। रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, रुकावट। तो ये रुकावट या प्रतिरोध किसके रास्ते में, किसके लिए रुकावट है ये? तो रेजिस्टेंस जो है करंट के रास्ते में रुकावट है, करंट के रास्ते में रुकावट। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन दैट कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उस कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को करंट अगर ज़्यादा भेजना है और रेजिस्टेंस उसको रोकती है, तो इसको क्यों ना हम खत्म कर दें, क्यों ना हटा दें। लेकिन जब मैंने डेफिनेशन को इसकी पढ़ा तो ये पाया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, और प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी बॉडी की उसको मैं हटा नहीं सकता, प्रॉपर्टी जो है उसे आप खत्म नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम इसको ये जान लें कि किस तरह से इस रेजिस्टेंस को किसी कंडक्टर में इंक्रीज किया जा सकता है और कैसे इसको डिक्रीज किया जा सकता है। अगर ये हम जान लें तब हम बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में कैसे इंक्रीज किया जाए और कैसे डिक्रीज किया जाए। तो उसके लिए जानते हैं रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में होती ही क्यों है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस? व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में क्यों होती है? अगर इस बात को आप देखें, जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, दे आर इन रैंडम मोशन। किसी भी कंडक्टर में काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं और रैंडमली मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकते हैं, देयर इज अ नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन देम। और जब इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होगा तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो उनसे हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हमेशा ही कोलाइड करते रहते हैं, उसको मैं रोक नहीं सकता।
क्योंकि ये नेचुरल है, हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो रैंडमली मूव करते हैं और मूव करेंगे तो कोलाइड भी करेंगे, और कोलिजन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही एक्चुअल में रेजिस्टेंस का रीजन है, वही रेजिस्टेंस का कारण है। तो इसको जब मैंने जान लिया तो अब ये मेरे माइंड में सेट हो गया कि मैं इसको खत्म तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट हाँ ट्राई कर सकते हैं इसको अप्रोच करने की, कि किस तरह से इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है जब हमें उसका रीजन पता चल गया। ये था कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है ये हमें पता चला, और ग्राफिकली ओम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से वी आई का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। अगर ओम्स लॉ के सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम अगर ओम्स लॉ का ड्रॉ करें तो वो किस तरह से होगा। आपके पास एक रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में आपने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। Here is an ammeter and the variable battery. तो ये ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है। जैसे जैसे आप इस बैटरी से वोल्टेज को चेंज करेंगे, ये जो एरो का निशान है ये शो करता है वेरिएबल है, वेरी किया जा सकता है। इसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी, और इन दोनों से आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप नोट करेंगे कि हर बार R की वैल्यू सेम आती है, वोल्टेज इंक्रीज होती है तो करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा ताकि R जो है हमेशा सेम रहे। ये आपका ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम है जो लैब में प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हैं, और उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो R की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, V by I दैट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस की यूनिट आप यहां से डिराइव कर सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं। वोल्टेज की जो यूनिट है वो वोल्ट है, पता है आपको। करंट की यूनिट एम्पियर है, तो R इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, और इसको आप साइंटिस्ट ओहम के नाम से भी लिख सकते हैं और ओहम के सिंबल से भी इसको लिखा जा सकता है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, क्योंकि फिजिक्स में बिना यूनिट के आपको कुछ भी नहीं लिखना, साथ में यूनिट आप जरूर मेंशन करें कोई भी क्वांटिटी आपके पास है। दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। तो ये था ओम्स लॉ स्टूडेंट। तो ओम्स लॉ में हमने डेफिनेशन पढ़ी, रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम, ग्राफ, यूनिट रेजिस्टेंस की, ये सब चीजें हमने डिस्कस की, और रेजिस्टेंस किस कारण से किसी कंडक्टर में होती है ये सब हमने जाना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है। किस तरह से अफेक्ट करती है, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में क्यों होती है, नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से। जितनी ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर एक कंडक्टर की लेंथ को आप इंक्रीज करें तो आप देखेंगे उसके अंदर जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ के साथ जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। आप अगर देखें, आपके पास एक वायर का पीस है जो नियर अबाउट 1 मीटर लेंथ है, उसके एक पीस एंड पे आपने बल्ब कनेक्ट किया और दूसरे एंड को आपने स्विच में लगा दिया, तो आप देखेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा। और दूसरी साइड आपने एक वायर ली जिसकी लेंथ नियर अबाउट 50 मीटर है। पहले जो वायर ली 1 मीटर, अब जो नई वायर लेंगे उसकी लेंथ है 50 मीटर। उसके भी एक एंड पे आप बल्ब कनेक्ट करें, दूसरे एंड को स्विच में लगा दें, तो आप देखेंगे वो बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। लेकिन दोनों ही बल्ब के ग्लो करने में डिफरेंस होगा। जिस वायर की लेंथ कम थी वहां बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा, और जहां लेंथ ज्यादा थी वायर की वहां जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो कम होगी, डिम होगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फैक्टर।
सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर की रेजिस्टेंस को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हम यहां पर जानेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है वायर की मोटाई से। आप देखें, एक वायर मेरे पास ये है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो है। एक वायर ये दूसरी मेरे पास है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए, और ये कैपिटल है। आप देख पा रहे हैं, जो कैपिटल है वो ग्रेटर है स्मॉल ए से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से आप सोचें कि नंबर ऑफ कोलिजन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो इसके अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन अगर कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स व्हेन यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो सेकेंड फैक्टर में आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज inversely proportional to area of cross section of the wire. Resistance is inversely proportional to area of cross section of the wire. जितनी ज़्यादा वायर की आप मोटाई बढ़ाएंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती रहती है। और इस फैक्टर को आप देख भी सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखें, ट्रांसफार्मर से या पावर हाउस से जो लाइन्स आती हैं, वायर आती हैं, वो काफ़ी मोटी रहती हैं वायर। उसका रीज़न यही है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है कम आपको करनी है ताकि वोल्टेज आपके पास कंप्लीट पहुंचे। ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फैक्टर। थर्ड आप लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपने देखा कि रेजिस्टेंस किस वजह से होती है, हीट की वजह से। और अगर बाहर से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली डिपेंड करती है फॉर कंडक्टर्स। एंड फोर्थ पॉइंट इज रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। वैसे तो सभी मटेरियल आप देखें, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये सभी कंडक्टर हैं, लेकिन सभी की रेजिस्टेंस डिफरेंट है। दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस विल डिपेंड्स। अगर फर्स्ट टू फैक्टर को देखें, आप मैथमेटिकली लिखे गए हैं दोनों फैक्टर, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास इक्वेशन होगी R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं यहाँ से तो इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो हेयर वन कांस्टेंट इज देयर। द कांस्टेंट सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रो। Here rho is called resistivity और specific resistance, specific resistance। जो रो है उसे आप रेजिस्टिविटी कहें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें, ये यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो रो फाइंड आउट किया जा सकता है RA बाई एल से। RA बाई एल से आप रो को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से इसकी यूनिट भी डिराइव की जा सकती है। यूनिट रो रेजिस्टिविटी को किस यूनिट में लिखें, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, आप सभी को पता है। एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ जो है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल करें तो रो इज इक्वल टू ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आपके लिए यहां पर एक नई टर्म आ गई है। इसके नाम से आप देखें रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब स्पेशल टाइप की रेजिस्टेंस, मतलब है तो ये भी रेजिस्टेंस लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की रेजिस्टेंस है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं ये क्या है, किस तरह से स्पेशल टाइप की रेजिस्टेंस है। इसे रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन area of cross section is 1 meter square and
लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर। जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी कब? जब किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है 1 मीटर है। मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बराबर होती हैं, लेकिन ये उसकी कंडीशन है उस कंडक्टर के लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है। अगर ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो इससे रो और आर बराबर होंगे। तो मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की यूनिट एरिया के लिए फाइंड आउट करते हैं और यूनिट लेंथ के लिए फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, भले ही किसी कंडक्टर की लेंथ कितनी भी आप बढ़ा दें, कितना भी उसका एरिया इंक्रीज कर दें, पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ आपने कैलकुलेट कर रखी है कि कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसका एरिया है, 1 मीटर के लिए आपने कैलकुलेट कर दिया, तो उसके बाद कितना भी चेंज होता रहे वो चेंज नहीं होती। मतलब ऐसा कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होती है, हर मटेरियल की डिफरेंट है, लेकिन डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। भले ही लेंथ कितनी है, भले ही एरिया कितना है, वो एक मटेरियल के लिए फिक्स है। ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस फैक्टर्स आपने देखे, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन area of cross section of the conductor is 1 meter square and length of the conductor is 1 meter. This is all about the resistivity of the conductor. तो इस तरह से आप resistivity को डिफाइन कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है इस तरह से होता है कि किसी वायर की लेंथ को आपने स्ट्रेच करके डबल कर दिया। नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी वायर की लेंथ को आपने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो उससे उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होंगे ये आपको बताना है। A wire is stretched to double its length. Find the new resistance and resistivity of the wire. स्ट्रेच वर्ड पे आप फोकस करें। एक वायर को आपने खींच दिया, मतलब जब आपने स्ट्रेच किया तो आप देखेंगे कि रबड़ का टुकड़ा आपके पास, उसको खींच करके आप देखें तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बट एरिया उसका डिक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। अगर वायर की लेंथ को आपने डबल कर दिया, यानी कि एल डैश इज द न्यू लेंथ ऑफ द वायर, तो आप देखेंगे जो उसका एरिया है वो हाफ हो जाएगा। जिस फैक्टर से लेंथ बढ़ेगी उस फैक्टर से एरिया कम हो जाता है जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं। देन द न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। रो इज द कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया। तो यहां वैल्यू पुट करें, एल डैश को आप लिख सकते हैं 12 और ए डैश को a by 2, so it is 4 rho L by A. This is the original resistance, so R dash is equal to 4 time of R. This is the new resistance of the wire. This is the new resistance of the wire. लेकिन उसमें पूछा गया है न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी को तो आप पहले ही बता सकते हैं। रेजिस्टिविटी आपको पता है that does not depend upon the dimension of the conductor, तो आप लिखेंगे resistivity will remain same. Resistivity will remain same. This is all about for the today's lecture. तो आज हमने स्टूडेंट्स ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये हमने पढ़ा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये हमने जाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए